नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक विज्ञान के इतिहास के भाग को पढ़ेंगे। हमारा अध्याय का नाम है हर्षकालीन व बाद का भारत। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता ध्वस्त हो गई थी। यह कई छोटे छोटे राज्य बने। थानेश्वर में भी एक नई राजवंश की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना की थी प्रभाकर वर्धन ने। किसने की? प्रभाकर वर्धन ने। और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, तो बड़े का नाम था राज्यवर्धन और छोटे का नाम था हर्षवर्धन, और एक उनकी पुत्री थी जिनका नाम था राजश्री। जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बनता है। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई और कई वर्षों तक निरंतर युद्ध करके संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार 606 ईस्वी में हर्षवर्धन शासक बनता है और धीरे धीरे करते करते संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। हर्ष का प्रभाव क्षेत्र। हर्ष ने राज्य संभालने के साथ ही अपना राज्य एवं अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए कई सैनिक अभियान चलाए। हर्ष एक वीर योद्धा और विजेता भी था। हर्ष एक क्या था? वीर योद्धा और विजेता। उसके प्रमुख अभियानों में बंगाल, पंजाब, चालुक्य और वल्लभी से हुए युद्ध भी शामिल हैं। वह सिंधु, नेपाल, उड़ीसा तक अपने अभियानों से अपना प्रभाव डालने में सफल रहा। तो उन्होंने कई अभियान चलाए और ऐसे करते करते उन्होंने सिंधु, नेपाल और उड़ीसा तक भी अपना प्रभाव डाला। हर्ष की धार्मिक नीति और कन्नौज का धार्मिक सम्मेलन। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है? हर्ष प्रारंभ में सूर्य और शिव का उपासक था और बाद में बौद्ध बन गए। शुरू में तो हर्ष किसका उपासक था? सूर्य और शिव का, और बाद में बौद्ध का उपासक बन गए, यानी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। परंतु वह सभी धर्मों के प्रति उदार नीति रखता था, यानी वो अन्य किसी धर्मों का विरोध नहीं करता था। उसके राज्य में शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म स्वतंत्रतापूर्वक प्रचलित थे। उसने राज्य के उच्च पदों पर गैर बौद्धों को नियुक्त किया था। यानी हर्ष बौद्ध धर्म तो ग्रहण कर लिया था, परंतु इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने राज्य में केवल बौद्धों को ही अपने महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करता था। वो गैर बौद्धों को भी नियुक्त करता था। गैर बौद्धों का मतलब है जो बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किए हुए थे, उन लोगों को भी अपने राज्य में नियुक्त करता था। दान देने अथवा किसी कार्य में वे धार्मिक भेद नहीं करता था। उसने कन्नौज में एक विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था। चीनी यात्री हुएनसांग को इसका अध्यक्ष बनाया। यह सम्मेलन 23 दिन तक चला। अनेक बौद्ध भिक्षु, चीनी यात्री, राजा और विद्वानों ने इसमें भाग लिया था। तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यह धर्म सम्मेलन जब किया गया था तो इसका अध्यक्ष कौन बना? तो चीनी यात्री हुएनसांग। और ये कितने दिनों तक चला? तो 23 दिनों तक ये सम्मेलन चला। इसमें बहुत से बौद्ध भिक्षु भी आए, चीनी यात्री भी आए और राजा और विद्वान इसमें आए। आगे क्या है? प्रयाग सभा। हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था। 643 ईस्वी में छठी सभा हुई थी। हर्ष हर 5 वर्ष में एक सभा करता था। तो 643 ईस्वी में कौन सी सभा हुई थी? छठी सभा हुई थी। हर्ष अपने 5 वर्ष की एकत्रित संपत्ति को बांट देता था, यहाँ तक कि स्वयं धारण किए हुए वस्त्र तक दान कर देता था। स्वयं के पहनने के लिए बहन से मांगकर बदन ढकता। इस सभा को मोक्ष परिषद कहा जाता था। तो हर्ष 5 वर्षों के बाद ये सभा करता और अपने जितना भी धन होता था वो सारा का सारा अपनी प्रजा में बांट देता था, और यहाँ तक कि अपने धारण किए जो वस्त्र होते वो भी दे देता था, और अपना तन ढकने के लिए अपने बहन से वस्त्र मांगकर अपना तन ढकता था। और इस सभा को क्या कहा जाता था? मोक्ष परिषद। ये बात ध्यान में रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रयाग सभा को क्या कहा जाता था? मोक्ष परिषद कहा जाता था। और ये कब हुई थी? 643 ईस्वी में हुई थी। इसके आगे हर्षकालीन
सिक्के और मुहरे। हर्षकालीन सोने के सिक्के मिले हैं, उन पर मुद्रा लेख हर्षदेव हैं और उस पर एक घुड़सवार का चित्र है। अभिलेखों तथा बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्ष को हर्षदेव कहा गया है। हर्ष के अन्य मुहरे भी प्राप्त हुई है। सोनीपत मोहर के शीर्ष पर बैल की आकृति है और नालंदा मुहर में एक अभिलेख है जिसमें हर्ष को महाराजा धीराज कहा गया है। तो इसमें बात क्या याद रखनी है कि बाणभट्ट के हर्षचरित में क्या कहा गया है हर्ष को? हर्षदेव। और सोनीपत मोहर पर मोहर के शीर्ष पर बैल की आकृति है और नालंदा मोहर में एक अभिलेख मिला जिस पर हर्ष को क्या कहा गया है? महाराजा धीराज। लेखक तथा विद्वानों का आश्रयदाता। हर्ष केवल विजेता और प्रशासक ही नहीं बल्कि विद्वान भी था। हर्ष की काव्यात्मक कुशलता, मौलिकता और विस्तृत ज्ञान को बाणभट्ट ने स्वीकार किया। हर्ष को रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना का श्रेय दिया जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण लाइन ये है कि हर्ष बहुत ही अच्छा विद्वान था और साथ साथ में कवि भी था और उनकी 3 रचनाएं हैं। उन रचनाओं के नाम आपको याद करने हैं। क्या क्या नाम है? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हर्ष की। जयदेव ने अपनी कृति गीत गोविंदम में कहा है कि कालिदास और भास की भांति हर्ष भी एक महाकवि था। तो जयदेव ने अपनी रचना गीत गोविंद में कहा कि कालिदास और भास की भांति हर्ष भी एक क्या है? महाकवि है। हर्ष के दरबार में कई विद्वान भी थे। बाणभट्ट उनमें प्रमुख था। उसने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। विद्वान हरिदत्त को भी हर्ष ने संरक्षण प्रदान किया था। तो आपको क्या याद रखना इसके अंदर कि बाणभट्ट है, तो बाणभट्ट हर्ष का प्रमुख दरबारी था और उसने मुख्य रूप से 2 रचनाएं लिखी थी। कौन कौन सी? हर्षचरित और कादंबरी। तो एक ये बात याद रखनी है कि हर्ष ने 3 रचनाएं की थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, और बाणभट्ट की 2 है, हर्षचरित और कादंबरी। हर्ष का प्रशासन। सम्राट हर्ष स्वयं प्रशासन की धुरी था। उसका विचार था कि प्रशासकीय कुशलता के शासक को निरंतर सचेत रहना चाहिए। उसने दिन को 3 भागों में बांट लिया था, जिनमें से एक भाग राज्य कार्य के लिए निश्चित था। वह प्रजा को देखने स्वयं नगरों और ग्रामों में यात्रा करता था। तो राजा हर्ष अपने प्रशासन का कार्य था वो स्वयं देखता था, औरों के भरोसे पर नहीं रहता था। और उन्होंने अपने दिन को कितने भागों में बांट लिया था? 3 भागों में। ये ठीक है कि सिद्धांत रूप में हर्ष का प्रशासन निरंकुश था, किंतु लोगों को अपने क्षेत्र में बहुत सा स्वशासन प्राप्त था। अधिकांश कार्य ग्रामीण समुदायों के हाथ में था। केंद्रीय सरकार और ग्राम सभाओं में पर्याप्त सहयोग था। माना जाता है कि हर्ष का प्रशासन निरंकुश तथा गणतंत्री तत्वों का मिश्रण था। यानी हर्ष को एक निरंकुश शासक माना जा सकता है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वशासन भी प्राप्त था। यानी अधिकांश कार्य ग्रामीण समुदाय के हाथों में था। हर्ष का साम्राज्य प्रांतों, भुक्तियों यानी डिवीजन और विषयों यानी जिलों में विभक्त था। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन चलाने के लिए 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है: भाग भूमि कर, हिरण्य नगद कर, बलि अतिरिक्त कर था। यानी हर्ष के साम्राज्य को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? प्रांतों, भुक्तियों और विषयों को। और हर्ष के समय 3 कर हुआ करते थे। कौन कौन से? भाग जो एक भूमि कर था, हिरण्य जो एक नगद कर था, बलि जो एक अतिरिक्त कर था। तो ये याद रखना है कि हर्ष के समय कौन कौन से 3 कर थे। हर्ष के समय दंड विधान ज़्यादा कठोर नहीं थे। दंड शारीरिक नहीं दिए जाते थे। यानी हर्ष की जो न्याय प्रणाली में जो दंड का विधान था वो ज़्यादा कठोर नहीं था। और अभियुक्त से अपराध स्वीकार कराने के लिए उसे यंत्रणा नहीं दी जाती थी। परीक्षण द्वारा अपराध की जांच का ढंग भी प्रचलित था।
तो इस प्रकार हर्ष के बारे में हमने पढ़ा। अब हम हर्ष का मूल्यांकन करते हैं कि हर्ष में क्या क्या खूबियाँ थी, क्या क्या उनकी विशेषताएं थी। हर्ष एक महान विजेता था, ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि महान विजेता था, क्योंकि उन्होंने अपने कई अभियानों के माध्यम से उत्तरी भारत को विजित कर लिया था। तो इसका प्रमाण उस विशाल क्षेत्र से मिलता है जिसे उसने अपने अधिकार में लिया। वह स्वयं विद्वान था और विद्वानों को संरक्षण भी देता था। तो वह विद्वानों को भी संरक्षण देता था और खुद भी विद्वान था। हर्ष आदर्श शासक था। वह बहुत परिश्रमी और सत्कार्यों में नींद और भोजन भूल जाता था। यानी वह बहुत परिश्रमी था और वह सत्कार्य करते करते नींद और भोजन तक भूल जाता था। हर्ष ने अपना सारा समय अपनी प्रजा की हितवृद्धि में लगाया। ये कार्य करने के लिए दिन उसके लिए बहुत छोटा पड़ जाता था। यानी वो अपनी प्रजा के लिए जो कार्य करता रहता था, इस कार्यों के लिए उसके लिए ये दिन है छोटा पड़ जाता था। यानी पूरे दिन वो अपने कार्यों में ही लगा ही रहता था। उदारता और दान में हर्ष का कोई सानी नहीं था। यानी उदारता और दान में हर्ष के समान कोई नहीं था। दानशीलता के लिए हर्ष विख्यात था। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के 100 से अधिक गांव दान में दिए थे। नालंदा उस समय विश्व का प्रमुख विश्वविद्यालय बन चुका था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय है, उसके लिए हर्ष ने कितने गांव दान में दिए थे? 100 से अधिक गांव दान में दिए थे। कितने गांव? 100 से अधिक गांव दान में दे दिए थे। अब हम पढ़ते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय उत्तरकालीन गुप्त सम्राटों में से एक ने 5वीं सदी में इसकी स्थापना की। यानी गुप्त सम्राटों में एक शासक वे थे, उनका नाम है कुमार गुप्त। क्या नाम है? कुमार गुप्त प्रथम। तो कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारत तथा सुदूर पार के भारतीय उपनिवेशों के धनी व्यक्तियों ने इसके लिए धन की व्यवस्था की। कालांतर में यह अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान का मंदिर बन गया था। नालंदा विश्वविद्यालय में कम से कम 8 कॉलेज थे। तो कितने कॉलेज थे? 8। और ये किसने बनवाए? 8 विद्यानुरागियों ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में केवल भवन ही नहीं थे, बल्कि विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती थी। यानी यहाँ विद्यार्थियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं थी। और उसमें महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है आपको कि उसमें 3 बड़े पुस्तकालय थे। कितने बड़े पुस्तकालय थे? 3 बड़े, और जिनके क्रमशः नाम है रत्न सागर, रत्नदाही और रत्न रंजक। ये दोस्तों आपको विशेष तौर से याद रखना है, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के क्या नाम हैं। तो आपको याद रखना है रत्न सागर, रत्नदाही और रत्न रंजक। यहाँ पर 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे और लगभग 1500 अध्यापक यहाँ पर अध्यापन कराते थे। तो कितने विद्यार्थी पढ़ते थे? 10,000। और कितने अध्यापक अध्यापन करवाते थे? 1500 अध्यापक। वे कोरिया, मंगोलिया, जापान, चीन, तिब्बत, श्रीलंका, बृहत्तर भारत और भारत के विभिन्न भागों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ विभिन्न भागों में लोग जाते भी थे। तो यहाँ पर अलग अलग देशों से विद्यार्थी आते थे और यहाँ से बहुत से लोग हैं जो बाहर भी जाते थे, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में एक प्रमुख विषय वेद, तर्क विद्या, व्याकरण, चिकित्सा, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, दर्शन, सांख्य, योग, न्याय आदि एवं बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं को पढ़ाया जाता था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत से विषयों को पढ़ाया जाता था और बौद्ध धर्म की जितनी भी शाखाएं हैं उनको भी यहाँ पर पढ़ाया जाता था। और हर्षवर्धन ने इस विश्वविद्यालय को प्रश्रय दिया, यानी उनको संरक्षण प्रदान किया था। सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में पुनः कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। जिस प्रकार गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद छोटे छोटे राज्य स्थापित होने लगे, ठीक इसी प्रकार सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद भी ऐसा ही होने लगा। उत्तर और दक्षिण के इन राज्यों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी।
इन स्वतंत्र राजवंशों ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक राज्य किया। तो ये जो स्वतंत्र राजवंश थे इन्होंने 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक है जो यहाँ पर शासन किया था। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ये 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो काल रहा इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है राजपूत काल। क्या कहा गया है? राजपूत काल। यानी 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के जो काल था उसको राजपूत काल कहा गया है। अपने राज्य विस्तार के लिए यद्यपि वे आपस में लड़ते रहे परंतु इन्होंने किसी विदेशी शासक को सिंधु नदी की इस ओर नहीं बढ़ने दिया। यानी ये शासक आपस में भले ही लड़ते रहे परंतु विदेशियों को सिंधु नदी से इस ओर नहीं बढ़ने दिया, यानी शत्रुओं को अपने देश में नहीं आने दिया। तो इस प्रकार अब आगे हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक जिन प्रमुख राजवंशों ने दक्षिणी भारत में शासन किया उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला जो राजवंश है उसका नाम है राष्ट्रकूट। दक्षिण के राज्यों में राष्ट्रकूट राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। राष्ट्रकूटों ने कन्नौज और उसके आसपास के प्रदेशों पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए बार बार प्रयास किए। इन्होंने नर्मदा नदी के दक्षिण में वर्तमान महाराष्ट्र प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया। तो आपको दोस्तों एक बात याद होगी कि जो मारवाड़ में जो राठौड़ वंश है इनकी उत्पत्ति इन्हीं राष्ट्रकूटों से मानी जाती है। तो दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था राष्ट्रकूट और नर्मदा नदी के दक्षिण में यानी जहाँ वर्तमान में अभी महाराष्ट्र है वहाँ पर इनका राज्य हुआ करता था। पहले तो ये चालुक्यों के अधीन थे। किस राजवंश के अधीन थे? चालुक्यों के। बाद में राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग ने चालुक्यों को हराकर 753 ईस्वी में अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। तो इन राष्ट्रकूट वंश में एक राजा हुआ था, कौन सा? दंतीदुर्ग। उन्होंने चालुक्यों को 753 ईस्वी में हरा दिया और अपने राज्य का विस्तार किया। इस वंश के पराक्रमी शासक कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद और अमोघ वर्ष आदि थे। यानी ये राष्ट्रकूट वंश के कुछ पराक्रमी शासकों के नाम हैं, आपको याद रखने हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं चालुक्य वंश। इस वंश का राज्य नर्मदा नदी के दक्षिण से कृष्णा नदी तक फैला था। राष्ट्रकूटों और पल्लवों से चालुक्यों का निरंतर युद्ध होता रहता था। इस वंश का पराक्रमी शासक पुलकेशिन द्वितीय था जिसने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। तो ध्यान रखना दोस्तों कि चालुक्य वंश में एक पराक्रमी शासक हुआ था, कौन? पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को भी पराजित कर दिया था। विक्रमादित्य भी इस वंश का शक्तिशाली शासक था। एक बार 753 ईस्वी में राष्ट्रकूटों से पराजित होकर चालुक्यों ने 973 में ईस्वी में पुनः अपना राज्य स्थापित किया और मध्य हैदराबाद में कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। तो याद रखना दोस्तों कि जो चालुक्य वंश है वो एक बार किससे पराजित हुआ था? राष्ट्रकूटों से। और कौन सा राजा था राष्ट्रकूट? दंतीदुर्ग। उसने कब हरा दिया? 753 ईस्वी में। परंतु चालुक्यों ने वापस 973 ईस्वी में अपना राज्य स्थापित कर लिया था और अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? हैदराबाद में कल्याणी को। अब हम आगे पढ़ते हैं पल्लव वंश। ये दक्षिण भारत का प्राचीन राजवंश था। इस वंश का शासक महेंद्र वर्मन था जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया था। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि एक तो पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? सम्राट हर्ष को। और किसको हराया? पुलकेशिन द्वितीय से पराजित कौन हुआ था? महेंद्र वर्मन। परंतु उसके बाद उसका पुत्र, किसका? महेंद्र वर्मन का, नरसिंह वर्मन 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी पर अधिकार कर लिया। यानी वापस उसका पुत्र नरसिंह वर्मन जो चालुक्यों को हराया और उनकी राजधानी पर अधिकार कर लिया था। पल्लवों का चालुक्यों से निरंतर संघर्ष चलता रहता था। 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट और चोल शासकों ने भी पल्लवों पर आक्रमण किया। 885 ईस्वी में चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराकर
उनकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया था और इस प्रकार पल्लव राज्य का अंत हो गया। तो चोल शासक था कौन? आदित्य प्रथम, जिसने कांची पर अधिकार कर लिया था। कब कर लिया था? 885 ईस्वी में। इस प्रकार पल्लव वंश का अंत हो जाता है, यानी जो पल्लव राज्य था उसका पतन हो गया। अब है चोल वंश। चोल राज्य कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच समुद्र तट पर स्थित था। इस राज्य का विस्तार 864 ईस्वी में चोल शासक विजयालय द्वारा किया गया था। उसने पल्लवों की अधीनता से चोल राज्य को मुक्त किया। बाद में उसके पुत्र आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित वर्मा को परास्त कर कांची पर अधिकार कर लिया था। तो आदित्य ने पल्लव नरेश किसको? अपराजित वर्मा को परास्त किया और किस पर अधिकार कर लिया? कांची पर। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था राजेंद्र प्रथम। याद रखना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। राजेंद्र प्रथम जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था और ये 1012 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 1012 ईस्वी में। कौन? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम उसने संपूर्ण दक्षिण में अपना राज्य स्थापित कर लिया और उत्तर भारत की ओर आक्रमण किए। वह कलिंग व बंगाल को जीता हुआ गंगा तट तक पहुंच गया और गंगे कोंड की उपाधि धारण की। तो उन्होंने दक्षिण में अपना राज्य स्थापित किया, उत्तर में भी उन्होंने आक्रमण किए, कलिंग और बंगाल को भी उन्होंने जीत लिया और गंगा तट तक पहुंच गया। और उन्होंने कौन सी उपाधि धारण कर ली थी? गंगे कोंड। तो ये ध्यान रखना है कि गंगे कोंड की उपाधि किस राजा ने धारण की? तो राजेंद्र प्रथम ने की थी। उसने जल सेना बनाकर बंगाल की खाड़ी और बर्मा पर भी विजय प्राप्त की थी। राजेंद्र प्रथम एवं अन्य चोल शासकों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण में विशेष योगदान दिया। अब हम देख लेते हैं कि दक्षिण के राजवंशों की शासन व्यवस्था कैसे थी। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की शासन व्यवस्था में राजा सर्वोपरि माना जाता था। राजा शासन की सहायता हेतु मंत्रियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करता था और नियंत्रण भी रखता था उस पर। पल्लवों ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्रामों में विभाजित किया था। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि हर्ष के साम्राज्य को भी 3 भागों में बांटा गया था। किस किस में बांटा गया था? प्रांतों, भुक्तियों और विषयों में। तो इसी प्रकार पल्लव राजवंश है, उन्होंने भी अपने राज्य को 3 भागों में बांटा था, राष्ट्र, कोट्टम और ग्रामों में। चोलों ने मंडल तथा नाडु में विभाजन किया। चोल वंश ने मंडल और नाडु अपने साम्राज्य को विभाजन किया। तमिल प्रदेश के इन नाडुओं के कारण ही वर्तमान नाम तमिलनाडु रखा गया। देखिए, जो तमिल प्रदेश के इन नाडुओं के कारण, यानी जब चोलों ने अपने राज्य को बांटा मंडल और नाडु में, तो इसी नाडुओं का वर्तमान नाम है तमिलनाडु रखा गया है। उस समय स्थानीय स्वशासन संस्थाएं कार्य करती थी। ग्राम सभाओं का प्रमुख स्थान था। ग्राम सभाएं सामान्य प्रबंध के अतिरिक्त न्याय, कानून एवं दान की व्यवस्था भी देखती थी। साहित्य एवं कला की उन्नति। दक्षिण भारत में तमिल एवं संस्कृत दोनों भाषाओं की उन्नति हुई। याद रखिए दोस्तों कि दक्षिण भारत में 2 भाषाओं की उन्नति हुई थी। किस किस की? तमिल और संस्कृत की। राजा साहित्य प्रेमी थे। राष्ट्रकूटों के समय वल्लभी और कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि राष्ट्रकूटों के समय कौन से प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे? तो वल्लभी और कन्हेरी, याद रखना। कांची विद्या का बड़ा केंद्र था। तो तमिल भाषा में लिखित कंबन रामायण दक्षिण में बहुत लोकप्रिय थी। और ये भी बात याद रखनी है कि तमिल भाषा में कौन सी रामायण प्रसिद्ध थी? तो कंबन रामायण। जैन व बौद्ध विद्वानों ने भी अनेक ग्रंथ लिखे। दक्षिण भारत के राजाओं की मंदिर एवं मूर्तियां निर्माण कराने में विशेष रुचि थी। ये मंदिर आज भी कला के उत्तम उदाहरण हैं। मूर्तियां पत्थर व कांसे की होती थी। मूर्तियां किसकी होती थी? पत्थर या कांसे की। चालुक्य राजाओं ने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनाए। इनमें वातापी का विरूपाक्ष मंदिर प्रसिद्ध है, महाबलीपुरम का मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर,
और होसबल मंदिर इसी काल में बने हैं। दोस्तों इन मंदिरों के नाम याद रखिए, कई बार ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन से? वातापी का विरूपाक्ष मंदिर, महाबलीपुरम का मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर और होसबल। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में धातु की बनी नटराज की मूर्ति स्थापित है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कहाँ पर धातु की बनी नटराज की मूर्ति है, तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में। अजंता के भित्ति चित्र और बृहदेश्वर मंदिर में देव चित्रकला के अनुभव उदाहरण है। चोल शासकों द्वारा विष्णु, राम, सीता आदि की सुंदर मूर्तियां बनवाई गई है। दक्षिण के शासकों, विशेष रूप से चोल शासकों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण में विशेष योगदान दिया था। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है कि राष्ट्रकूटों के समय वल्लभी और कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। तमिल भाषा में कम्मंद रामायण लिखी गई थी। और ये मंदिरों के नाम है कि वातापी का विरूपाक्ष मंदिर है, महाबलीपुरम का मंदिर है, एलोरा कैलाश मंदिर, होसबल है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में धातु की बनी नटराज की मूर्ति है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो अब हम दोस्तों पढ़ेंगे 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच। हमने दक्षिण भारत के राजवंश तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक जिन प्रमुख राजवंशों ने उत्तर भारत में शासन किया, उनमें से कुछ राजवंश जो आगे दिए जा रहे हैं वो निम्नलिखित है। पहला वंश प्रतिहार वंश। राजा मिहिर भोज इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। किस वंश का? प्रतिहार वंश का। वह 840 ईस्वी में शासक बना और 50 वर्ष तक राज्य किया। प्रतिहार शासकों ने सिंध से आगे बढ़ती हुई विदेशी शक्ति को लंबे समय तक रोके रखा और उत्तर भारत में उनका विस्तार नहीं होने दिया। प्रतिहार शासक साहित्य और कला प्रेमी थे और इसके शासन में भारत ने सांस्कृतिक उन्नति भी की। तो इनमें आपको क्या याद रखना है? एक तो बात आपको ये याद रखनी है कि सबसे शक्तिशाली शासक था प्रतिहार वंश में, वो था मिहिर भोज। और कब शासक बनता है? तो 840 ईस्वी में। कितने वर्षों तक शासन किया? 50 वर्ष तक। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब आगे आता है गहड़वाल वंश। इस वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। याद रखिए दोस्तों कि गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रदेव। उसने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद्र। वह 1170 ईस्वी में शासक बना। कौन शासक बना? तो जयचंद बना था। कब? 1170 ईस्वी में। गौर वंश के शासक मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर आक्रमण किया और कन्नौज पर अधिकार कर गहड़वाल वंश की सत्ता समाप्त कर दी थी। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के भी युद्ध हुए थे। तो जयचंद के साथ भी गौर वंश के शासक मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ, जिसको चंदावर का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में जयचंद के तीर लगने से मृत्यु हो जाती है और इसमें जयचंद युद्ध हार जाता है। तो इसी प्रकार है, गौरी ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और गहड़वाल वंश की सत्ता समाप्त कर दी थी। अब आगे है नंबर 3 चौहान वंश। इस वंश का राज्य अजमेर सांबर के भूभाग पर फैला हुआ था। चौहान वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक विग्रहराज था। याद नाम रखिए, क्या नाम? विग्रहराज। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। देखिए दोस्तों इसमें अंतर है क्या? अगर आपको पूछे चौहान वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक तो उसका नाम है विग्रहराज। और आपको पूछे कि चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक तो उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उसने 1182 ईस्वी में चंदेल शासक परमाल, दोस्तों यहाँ पर यह जो परमाल है इसको कहा जाता है परमार्दी देव। क्या कहा जाता है? परमार्दी देव। तो
उसको 1182 में परमार्दी देव को पराजित कर साम्राज्य का विस्तार किया और 1191 में अफगानिस्तान के गौर वंश के शासक मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया। व द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को पराजय का सामना करना पड़ा। तो तराइन के 2 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में, और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुए। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला वंश है गुहिल वंश। प्राप्त सिक्कों से यह माना जाता है कि इस सिक्कों के प्रथम शासक श्री गोहिल थे। तो गोहिल वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो श्री गोहिल। मेवाड़ के इस शक्तिशाली राजवंश का पराक्रमी शासक बप्पा रावल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। तो सबसे जो गोहिल वंश में जो पराक्रमी शासक है उनका नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल ने नागभट्ट प्रथम आदि शासकों का संघ बनाकर सिंध को अरब आक्रमणकारियों से स्वतंत्र किया तथा अनेक क्षेत्रों को जीतकर अपना प्रभाव स्थापित किया था, और आगे चलकर यही वंश सिसोदिया वंश कहलाया। तो बप्पा रावल एक बड़े ही पराक्रमी राजा थे। तो उन्होंने नागभट्ट प्रथम आदि के साथ मिलकर एक संघ बनाया और उन्होंने अरब आक्रमणकारियों को सिंध से दूर भगाया और सिंध को स्वतंत्र कराया। और यही गोहिल वंश आगे जाकर के कौन सा वंश कहलाया? तो सिसोदिया। इस वंश मतलब सिसोदिया वंश में राणा हमीर, क्षेत्र सिंह, राणा मोक्कल, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप एवं राणा राज सिंह प्रतापी शासक गिने जाते हैं। तो इनमें ये प्रमुख शासक हुए और प्रतापी शासक भी हैं। मेवाड़ का ये शक्तिशाली राजवंश भारतीय इतिहास में पराक्रमी और बाह्य आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एक तो राजवंश शक्तिशाली पराक्रमी था और इन्होंने सबसे ज़्यादा बाह्य आक्रमणकारियों का विरोध किया था, इसलिए ये बाह्य आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रसिद्ध भी हैं। इन प्रमुख राजवंशों के साथ उत्तर भारत में चंदेल वंश भी था। आहला और उदल इसी शासक के वीर सामंत थे। अब देखिए दोस्तों, क्या नाम आया? चंदेल वंश। आहला और उदल इसी शासक मतलब ये परमार्दी देव के शासक, जो परमार देव शासक था उसके ही ये वीर सामंत थे, आहला और उदल। परमार वंश का प्रमुख प्रतापी शासक कौन था? राजा भोज। सोलंकी वंश के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर मंदिर को लूटा था। याद रखिए दोस्तों, महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ के मंदिर को लूटा था तो गुजरात में किसका शासन था? तो सोलंकी वंश का था। पाल वंश के काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो पाल वंश के समय विक्रमशिला की स्थापना हुई। और अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी, तो विक्रमशिला की स्थापना की थी धर्मपाल ने। पाल वंश के शासक थे कौन? धर्मपाल। तो आपको याद रखना है कि पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सेन वंश के काल में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव उनके दरबारी थे। तो सेन वंश में जयदेव थे तो वो उनके दरबारी थे। और अगर आप दोस्तों पूछ ले कि सेन वंश में किस शासक के जयदेव दरबारी थे, तो उनका नाम है लक्ष्मण सेन। क्या? लक्ष्मण सेन। तो जयदेव उनके दरबारी थे और उन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना की थी। क्या नाम है? गीत गोविंद। अब हम देख लेते हैं उत्तर भारत के राजवंशों की शासन व्यवस्था। उत्तर भारत के स्वतंत्र राजवंशों की शासन व्यवस्था पूर्णतः निरंकुश थी, परंतु शासक अपने मंत्रियों से सलाह भी लेते थे। तो यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो निरंकुश थी, परंतु यहाँ के शासक अपने मंत्रियों से सलाह जरूर लेते थे। सामंत प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पर राजा थे तो उन राजा के आगे सामंत भी हुआ करते थे, जो स्वतंत्र रूप से शासक के अधीन रहते हुए कार्य करते थे। उस समय ग्राम पंचायतें थी जो राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त थी। तो उस समय भी ग्राम पंचायतें होती थी, परंतु उसमें राज्य के हस्तक्षेप नहीं होता था। साहित्य एवं कला की उन्नति। इस काल में संस्कृत भाषा में विभिन्न विषयों पर ग्रंथ लिखे गए थे। महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि जब उत्तर भारत के राजवंश यहाँ शासन कर रहे थे तो संस्कृत भाषा में बहुत से ग्रंथ लिखे गए
जिनमें माघ का शिशुपाल वध। दोस्तों ये बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, नाम याद रखिए, क्या नाम? माघ का शिशुपाल वध, सारवी का कीर्तार्जुनियम, कल्हण की राजतरंगिणी और जयदेव का गीत गोविंद। ये नाम याद रखिए ग्रंथों के कि माघ का क्या है? शिशुपाल वध, सारवी का कीर्तार्जुनियम, कल्हण की राजतरंगिणी और जयदेव का गीत गोविंद। इस काल में स्वतंत्र राजवंशों के शासकों ने अनेक सुंदर भवनों एवं मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा ग्वालियर, चित्तौड़, रणथंभौर के दुर्ग, राजस्थान के आबू पर्वत पर देलवाड़ा में सफ़ेद संगमरमर के जैन मंदिर आदि बनाए गए थे। तो ये भी याद रखिए कौन कौन सा, कि भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ग्वालियर, चित्तौड़, रणथंभौर के दुर्ग आदि हैं, ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और आबू पर्वत देलवाड़ा के सफ़ेद संगमरमर के जैन मंदिर। चित्रकला के क्षेत्र में खूब उन्नति हुई, दीवारों पर पशु पक्षियों व वृक्ष लताओं के सुंदर चित्र बनाए गए थे। आप दोस्तों चित्र भी देख सकते हैं, यह है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, यह है नालंदा विश्वविद्यालय, आप देख सकते हैं। और इसके आगे यह है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर और यह है रणथंभौर का दुर्ग। सम्राट हर्ष के बाद उत्तर और दक्षिण भारत के इन स्वतंत्र राजवंशों का काल वीर गाथाओं का काल था। तो हर्ष के बाद ये जो राजवंशों का काल था, ये किसका काल था? वीर गाथाओं का। यानी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वीर वे और उन वीर गाथाओं का एक काल कह सकते हैं हम। और हमने अभी देखा था कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के जो मध्य काल था उसको क्या कहा गया है? राजपूत काल। राजनीतिक अस्थिरता होते हुए भी इस काल में भारतीय कला, संस्कृति एवं साहित्य की खूब उन्नति हुई, आज भी हमारे लिए प्रेरणास्पद है। तो इस प्रकार कला, संस्कृति, साहित्य की खूब उन्नति हुई थी इस काल में। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये आज का अध्याय ये पूर्ण किया। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आपको उत्तर देना है कि जयदेव की कृति का नाम क्या है? तो आप बताएंगे गीत गोविंद। क्या नाम है? गीत गोविंद। दक्षिण भारत का राजवंश है, यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राजवंश दक्षिण भारत का है। तो प्रतिहार, गुहिल और चौहान तो उत्तर भारत के हैं, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? चालुक्य, जो एक क्या है? दक्षिण भारत का राजवंश है। दोस्तों आपको इन कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट में लिख करके भेजने हैं। किन किन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट में देने हैं? तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये आपको इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट में लिख करके भेजना है कि हर्ष ने अपनी राजधानी किसे बनाया, गंगेकोट की उपाधि किसने धारण की, हर्ष की रचनाओं के नाम लिखिए और बाणभट्ट की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। ये आपको कमेंट में लिख करके भेजना है। तो आज का ये हमारा अध्याय पूर्ण हुआ दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये अध्याय कैसा लगा।